स्टार्ट नहीं की। अच्छा तो तीसरा कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इसका सॉफ्टवेयर पार्ट मैं कर लूँगा। तो ये इन अ सेंस आपकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ या उसकी एक्सपर्टीज़ जो है, ये भी डिसाइड करती हैं कि आपका स्कोप क्या है। तो अमूमन कंपनीज़ में भी देख लें तो एक कंपनी जब स्कोप को डिस्कस करती है तो वो कहती है यार हमारे पास बंदे किस किस डोमेन के हैं। तो अगर मशीन लर्निंग का उनको बंदा ना हो तो वो कहते हैं हम इस स्कोप हम इस स्कोप पे हाथ नहीं रख सकते, इस पे हमें समझ नहीं आती, हम इसको वो नहीं कर सकते, प्रॉमिस नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अमूमन जो एज़ अ होल जो टीम के या एज़ अ होल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स की जाती हैं। इन मीटिंग्स के बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि यार इसका स्कोप क्या होगा। इस मीटिंग्स में प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनका मेनली काम ये होता है कि यार बताएँ कि प्रोजेक्ट को किन टुकड़ों में तक़सीम किया गया है, प्रोजेक्ट किसके ज़िम्मे है। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स यानी कि जो बंदा पैसे दे रहा है, ये बंदा क्लाइंट भी हो सकता है, ये बंदा इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो बताता है कि यार तुम लोगों से मैं 6 महीने तक ये काम करवाऊँगा। मुझे एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए, साथ आईओएस चाहिए, तो वो इन अ सेंस वो स्कोप डिसाइड करता है या एटलीस्ट डिसाइड ना भी करे तो इनपुट भी देता है। इसके बाद बाज़ औक़ात आपके पास कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स या ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ बहुत हाई होती हैं या वर्थी होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, जिनको माइंड में रखते हुए आप कहते हैं यार इन इन लोगों की जो इनपुट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, इनका बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे एक बंदा है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो आप उसको कहेंगे यार ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें ज़रा स्कोप डिफाइन कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक्स्ट्रा काम-वाम ना करने लग पड़ें, एक्स्ट्रा चीज़ों में ना फँस जाएँ। ठीक हो गया? अच्छा जी। जब हम एक बार स्कोप की डिसाइड कर लेते हैं कि किन बेसिस पे स्कोप डिसाइड हो रहा है, जैसे हमने एज़ अ होल इनपुट्स डिसाइड कर ली कि यार लोगों की एक्सपर्टीज़ हो गई, प्रोजेक्ट में जो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले से हमने इस जैसा प्रोजेक्ट किया हुआ है वो हो गया या कोई और इनपुट्स जो हो गई, जो लोगों ने दी हैं, जो एक्सपर्ट्स ने दी हैं, उस टीम मेंबर के जो एक्सपर्ट्स हैं, इस पे काम करने वाली की, तो उनके बाद नेक्स्ट आता है कि यार अच्छा हमें मिलेगा क्या? इस प्रोजेक्ट की मतलब ये जो स्कोप हम प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो उसके बदले में अमूमन हमें जो डॉक्यूमेंट मिलती है उसको स्कोप मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट कहते हैं। स्कोप मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट मेनली मतलब इन द सेंस आपको एक एक ऐसी वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जो आपको गाइड करती है कि क्या करना है और किस हद तक करना है और कब तक करना है, मोर और लेस इस तरह से आपको एक डिटेल्ड प्लान बता देती है। अब इसमें ये होता है कि जो जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये उन सब से अप्रूव होती है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी कहता है यार ये तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसर कह लें या स्पॉन्सर कह लें, वो कहे यार ये तो हम मुझसे जो है पैसे 2 लाख रुपए ले लिए और काम जो है 5 रुपए का नहीं कर रहे। तो इस तरह की सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे उसको मेंटेन करते हैं और अप्रूव करते हैं। अब ये जो स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, ये डायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट से, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एसआरएस को देखें, तो एसआरएस उस क्लाइंट की डिमांड होती है कि मैंने ये काम करवाने हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट स्कोप प्लान डॉक्यूमेंट होती है, ये जो डेवलपमेंट की टीम है, ये उनका इन एसेंस आंसर होता है कि जो चीज़ तुमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियर को लिखवाई है, वो बेसिकली हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। या वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे शेड्यूल के मुताबिक ठीक है या नहीं और कब तक हम देंगे और कितना खर्चा आएगा। तो एक तरह से आप वो स्कोप डिफाइन कर देते हैं उसका। तो ये मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट इन अ सेंस कहने का मकसद ये है कि ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अमूमन ये जो दोनों काम होते हैं, इसमें कभी-कभी ट्रेड ऑफ की सिचुएशन भी आ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होता है या जो यूज़र होता है, वो कहता है कि यार मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ये है कि मेरा टैक्स टाइम पे हो। तो अब आप देखें कि जब भी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसमें टैक्स पेमेंट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले रेवेन्यू की एंट्रीज़ की जाएँ। तो वो इस चीज़ को नहीं कंसिडर करता कि यार सॉफ्टवेयर में एंट्रीज़ भी तो करनी है। एंट्रीज़ के बगैर आप कैसे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? वो एंड प्रोडक्ट पे ज़ोर दे रहा है, उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, लेकिन आप जो है उसको आप कहते हैं कि यार ये प्रायोरिटी तो है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस प्रायोरिटी तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास इतना डेटा भी तो होना चाहिए। तो उस केस में ये होता है कि अमूमन ये एक डिस्कशन होती है
कि जो हमने प्लान डिस्कस किया है उसमें ज़रूरी है कि हम अपना डेटा स्ट्रक्चर पहले बनाएँगे, पहले टेबल्स बनाएँगे, फिर उसकी अपनी जॉइन्स वगैरह क्रिएट करेंगे, उनकी नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे। अपने जो भी मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने जो कोर्स में जो चीज़ें पढ़ी होंगी, वो सारी इसमें मेनली डिस्कस हो जाती हैं। वो कहता है मुझे रिपोर्ट कब दिखाओगे? आप उसको कहते हैं थोड़ा-सा सब्र करो, अभी तो हमने एंट्रीज़ करनी है, उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, फिर तुम्हें एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे और तुम कहोगे इतना टैक्स बना है, इतना तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल बचत हुई, इतना तुम्हें प्रॉफिट हुआ या जो कुछ भी। तो अमूमन ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होती है, वो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव बताती है कि क्लाइंट ये माँग रहा है कि मुझे 4 महीने के अंदर ये सॉफ्टवेयर इस तरह इस हालत में चाहिए। लेकिन जो स्कोप मैनेजमेंट का जो इन अ सेंस प्लान होता है, वो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने आगे कैसे चलना है। उसने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखा हुआ है? सबसे पहले क्या चीज़ वो हैंडल करेंगे? जैसे हो सकता है वो कहें कि यार हम सबसे पहले अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। बाकी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र इंटरफेस का काम और ये रिपोर्ट जनरेशन का काम हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इन तमाम चीज़ों पे। हमारे पास जब सब कुछ हो जाएँगे, तो तब हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो टास्क है अमूमन यही वो चीज़ होती है जिसमें हमने ये पीछे डिस्कशन की। ये देखें ये जो हमने डिस्कशन की कि यार हम सिलेक्टेड स्टेक होल्डर्स यहाँ पे ये अगर आपको नज़र आ रहा हो सिलेक्टेड स्टेक होल्डर्स के जब नाम हमने लिए, तो बेसिकली यहाँ पे जब प्रायोरिटाइज़ेशन की बात होती है तो ये हम उनसे डिस्कस करते हैं, उसको बिठाते हैं कि यार सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनते। सबसे पहले मुझे ये डेटा इनपुट करना होगा, वो डेटा कंपाइल होगा, जब 4-5 महीने का बन जाएगा तब मैं तुम्हें बता सकूँ कितना टैक्स बना है। तो ये इसको रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइज़ेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है एसआरएस, उसको माइंड में रखते हुए प्लान को उसके सामने रखा जाता है कि प्लान हमारा ये कह रहा है कि पहले हम ये टास्क कर लें। अच्छा, इसके बाद अमूमन ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है और एसआरएस है, इन दोनों को आप मिलाएँ, तो ये आखिर में जब आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, तो ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक एक बनती है, जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कोर्स में शायद आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह या पढ़ लिया होगा। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ये बताती है कि एक सॉफ्टवेयर में जो-जो प्रोमिसेस किए गए थे, क्या वो एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते? वो अगर एग्ज़िस्ट करते हैं, तो कौन से एनएफआर के अगेंस्ट कौन सा टेस्ट केस एग्ज़ीक्यूट हो रहा है? आप मतलब इन अ सेंस ये होता है कि जो प्रॉमिस किया गया था, वो आखिर में पूरा किया गया या नहीं किया गया? ठीक हो गया? मतलब इसकी समझ आ गई? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है या क्या चीज़ है? जानते हैं ये जो आखिरी पॉइंट है? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, अच्छा। ये एक आप ऐसा कह सकते हैं एक टेबल होता है, 2 डायमेंशनल टेबल होता है। एक टेबल के एक साइड पे आप एफआर्स और एनएफआर्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे आप जो है लिख लेते हैं कि दूसरी साइड पे मतलब टॉप पे आप लिख लेते हैं। 1 मिनट मैं आपको इसको दिखा ही देता हूँ, ये बहुत मज़े की चीज़ है। क्योंकि अमूमन यही वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पे क्लाइंट पैसे देता है। क्लाइंट कहता है कि यार तुम्हें मैंने क्या कहा था? ये इस तरह की एक एक चीज़ होती है। और इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं लेकिन ये सबसे कॉमन शेप है। तो आपके यहाँ पे वो होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं और यहाँ पे उसके बाद डिलिवरेबल्स होते हैं। तो आप कहते हैं कि कौन-कौन से टास्क हो गए हैं और ये कौन सा टास्क किस मॉड्यूल ने कंप्लीट किया है। तो ऊपर सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स होते हैं और इधर एफआर्स और एनएफआर्स होती हैं। तो जिसके अगेंस्ट टिक लगता है आप कहते हैं ये टास्क हो गए, वो बंदा फिर वेरीफाई करता है। जो जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे कोई बंदा आपसे कहे यार मुझे फॉर एग्जांपल तुमने कोई खाने की कोई चीज़ ला के देनी है, तो मुख्तलिफ टिफ़िन्स में आपने वो ला के उसको डिलीवर किया हो, तो आपसे कहे कि यार मुझे बताओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ आइटम कहाँ है? तो वो आपको कहेगा इस वाले बॉक्स में। आप उस बॉक्स को खोल के देख लेते हैं। तो मोर और लेस इसी तरह है। 1 मिनट इसका व्यू हम खोल लेते हैं, न्यू इमेज ये है। ठीक है? ये देखें ये एक तरह से आप कह लें कि एफआर्स लिखी हुई हैं यहाँ पे एफआर्स यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और यहाँ पे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि यार एक सॉफ्टवेयर जिसमें डेस्टिनेशन सेट कर सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट है 1 A.1। इस केस में तो यहाँ पे नहीं हो रहा, हम किसी और को देख लेते हैं जैसे अच्छा ये वाला डेटा देख लें, इसको देख लें, इसका क्रॉस लगा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें कि एक स्मार्ट व्हीकल है, ये उसकी एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी हुई है कि जो उसमें रेडार का डेटा होता है, उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट करता है कि यार गाड़ी के सामने कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऑब्स्टिकल हो तो उससे बचने की कोशिश करे, ठीक हो गया? ये मोर और लेस उस तरह की एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है। तो ये कहते हैं कि अगर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है
कि कन्वर्ट रेडार डेटा, लीडार बेसिकली लाइट बेस्ड रेडार्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेडार्स जो होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, ये लीडार्स जो होते हैं लाइट की रेडियो वो क्या कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स की बेसिस पे काम करते हैं। तो ये अमूमन आजकल के मॉडर्न फोन्स में भी आ रहे हैं, नए आईफोन में भी हैं और उनमें भी, उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कैलकुलेशन होता है। तो ये ए 2.3.3 कह रहा है कि कन्वर्ट लीडार डेटा टू ऑब्स्टिकल्स, यानी कि सामने जो भी चीज नजर आ रही है अगर उसका इमेज आपके पास है तो इसको एक बॉक्स बनाओ या ऑब्स्टिकल बनाओ ताकि ये गाड़ी उससे अपने आप को बचा सके। तो इसको आप देखें तो ये क्रॉस जो लगा हुआ है इसको ट्रेस करके देखें तो ये लिखा हुआ है 1.1 स्टीयर व्हील, यानी कि इस इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये बेसिकली इस मॉड्यूल में होगी। तो जैसे ही ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा ये व्हीकल अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। तो ये वाला जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो वहां पे काम आ रही है। तो इसको ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप हर एक चीज को ट्रेस कर सकते हैं। बाद सिनेरियोज में ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है बहुत सी जगहों पे मॉड्यूल्स में अचीव हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सॉरी जो एक मॉड्यूल है वो बहुत से फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो। जैसे आप 2 को देखें, ये मॉनिटरिंग ऑफ ड्राइविंग एनवायरनमेंट, ये 2 नंबर जो है तो ये ए 2.2, ए 2.2.1 और इन सबको ये 2.2 तक जो है उनको अचीव कर रहा है। इस तरह इसका ऑपोजिट ये देखें तो ये एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक है, ये 3 मॉड्यूल्स में अचीव हो रही है यहाँ पे। ठीक हो गया? जैसे इसका नाम है कैलकुलेट वे पॉइंट्स एंड ऑब्स्टिकल्स, उसकी बेसिस पे लेन चेंज हो रहा है, डिटरमिन टर्न्स हो रहा है, और इसके बाद है यूज सिग्नल्स, मतलब इंडिकेटर्स वगैरह जो होते हैं। तो एक मॉडर्न कार की इन्होंने एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बताई है कि अगर उसमें ये सॉफ्टवेयर हों तो ये कैसे अचीव होंगे। 1 मिनट। अच्छा जी, सॉरी थोड़ा-सा पानी मैंने पी लिया था। अच्छा अच्छा तो वापस आते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो मोर और लेस ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आप जो है उसमें पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस का कोर्स होता है एसक्यूए, उसको एसक्यूई या एसक्यूए कहते हैं उसको। आप उसमें पढ़ेंगे, ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। अमूमन ये कुछ छोटी-छोटी टेक्निक्स होते हैं जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। अच्छा अब जब फॉर एग्जांपल हम इसकी ये एज़ अ होल जब ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर इसका स्कोप बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें पहला स्टेप ये देखें, ये दिए हुए हैं इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, और अच्छा नेक्स्ट आता है ये जो रिक्वायरमेंट्स की कलेक्शन का है। तो ये मेनली ये टॉपिक तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है, और ये आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, ऐसा ही पढ़ चुके हैं ना? यस सर, ये पढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ, ये इसकी बहुत सी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, हम क्विकली गो थ्रू करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, ये मोर और लेस जो है थ्योरेटिकल काम होता है। इसमें आप अमूमन ये होता है कि एक बार आप उसके पास जाके ज़ुबानी पूछ लेते हैं कि यार मुझे जो है एज़ अ होल तुम बताओ कि अपनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो वो अमूमन अपनी इसको स्टोरी बोर्ड्स में डिफाइन करके कहता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर ये करे, वो करे, मैं इधर क्लिक करूँ तो ये हो जाए, इस तरह। इसको स्टोरीज़ कहते हैं, यानी वो एक स्टोरी बना के आपको बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद अमूमन ये होता है कि आप जो है अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रियर एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इसको डॉक्यूमेंट करते हैं एक ख़ास तरह से। अमूमन इसका तरीका ये होता है कि आप एफआर्स और एनएफआर्स में इसको तक़सीम करते हैं। इसके बाद आप जो है जो एनएफआर्स होती हैं इसको हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। एज़ अ होल इस डोमेन के सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई लीगल डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, इवन वो क्लाइंट हो सकता है। तो बहुत से लोगों की इनपुट आप लेते हैं कि ये बंदा क्लाइंट या यूज़र जो रिक्वायरमेंट बता रहा है इससे ऊपर क्या, इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो बताई जाए ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक का जो सॉफ्टवेयर बना बना रहे हैं,
तो आप एचबीएल की तो सुनेंगे या अस्करी बैंक की तो सुनेंगे, साथ-साथ आप स्टेक होल्डर्स की भी सुनेंगे जिसमें एफबीआर आता है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंस डिपार्टमेंट आ सकता है। इसके अलावा वो इनलैंड रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है। आप इन सबको इन्वॉल्व करते हैं, तो इनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। इसके बाद इन सब इनपुट्स को जब आप माइंड में रखते हैं, तो आप जो है अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन प्रपोज़ करते हैं कि हमें ये लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 2 टुकड़ों में तक़सीम हो सकती हैं और इनको हम लिख लेते हैं। वो आप जब लिखते हैं तो वो एनएफआरस और एफआरस कहलाती हैं, ठीक है? फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोड की जाती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होती है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी कोडिंग को एक ख़ास स्टैंडर्ड से आप करें तो आप कह सकते हैं कि हमने एनएफआरस अचीव कर ली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि यार आपने लूप्स को एफिशिएंटली यूज़ किया, डेटा स्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ किया तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इस तरह आप रिसोर्सेज़ का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और अपनी गार्बेज कलेक्शन करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आप एक तरह से सिक्योरिटी को अचीव कर रहे हैं, कोई लूप होल्स नहीं रखेंगे। तो इस तरह की ये आखिर में आपके पास वो एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार होना शुरू हो जाती है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें अमूमन बस यही 3-4 टॉपिक्स होते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे टॉप पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन, स्कोप, उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अमूमन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को क्वांटिफाई भी किया जाता है। जैसे आप कहेंगे यार कितना सिक्योर होगा? तो ये आप बता देते हैं। कितना रिलायबल होगा तो आप बता देते हैं यार 100% टाइम जो है ये अप देगा क्योंकि हम इसके पीछे एक बैकअप सर्वर भी रन कर रहे हैं। इसके बाद जो है कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज़ अ होल प्रोजेक्ट की जैसे डेडलाइन्स वगैरह हो गई और साथ में कोई और शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। और साथ में आखिर में एज़ अ होल क्वालिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे सॉफ्टवेयर को किस तरह बिहेव करना चाहिए। ये वैसे नॉन फंक्शनल में भी आता है, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ डिमांड कर देते हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जीबी रैम वाले सॉफ्टवेयर पे चलना चाहिए, क्विकली रन हो, क्रैश ना करे और इस तरह की कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आप लोग उस कोर्स में निस्बतन ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं और ख़ासकर ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का जो प्रोसेस है, अमूमन ज़्यादा बात इस चीज़ पे होती है। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन में इनपुट का काम देते हैं, तो उसमें अमूमन सबसे ज़्यादा इनपुट मिलती है, वो आपको स्टेक होल्डर से मिलती है, जिसमें आप अमूमन कम्युनिकेट करते हैं। जितना आप कम्युनिकेट करते हैं, उतनी आपको ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये कम्युनिकेशन अमूमन डिफरेंट तरह की होती है। जैसे हो सकता है जो एक बैंकिंग का जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कैशियर को बहुत कम चीज़ें पता हों, फिर आप उससे एक स्टेप ऊपर जाएँगे, तो वो जो कोई मैनेजर होगा, उसको निस्बतन अच्छी डिटेल्स पता होंगी, उससे ऊपर ब्रांच मैनेजर होगा, उसको और भी टेक्निकल डिटेल्स पता होंगी। इसके अलावा और भी जो फॉर एग्ज़ाम्पल एवीपी होते हैं, उसके बैंकों के या जो रीजनल हेड्स होते हैं, उनको और भी डिटेल्स पता होती हैं एक्सपीरियंस के लिहाज़ से। तो जैसे-जैसे आप उनसे जितना एंगेज होते हैं, आपको डिटेल्स वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं और इसी डिटेल की बेसिस पे आप कहते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। सॉरी यार, ये छोटा बच्चा आ गया था, मेरा बेटा आ गया था, उसका कोई अपनी कोई कहानियाँ होती हैं, उनके अपने कोई किस्से होते हैं, वो सुना रहा था। आपने तो शादी की है सर? हाँ, क्यों? आप अभी बहुत छोटे तो हैं, अभी फिर शादी-वादी ना करें। मैंने तो की हुई है, मैं तो बहुत मेरी बहुत ज़्यादा एज है। मैं आपसे तकरीबन 8-10 साल बड़ा हूँ। तो क्यों आप आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरी शादी नहीं हुई होगी? की आवाज़ से इतने एज के नहीं लग रहे, तो इसलिए। अच्छा, मेरी एज 36 है, पता नहीं ये कम है या ज़्यादा है, लेकिन ये कि वो है
शादी मेरी, हाँ सर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो। 30 का है। अच्छा, गुड। सर हमारे लिए भी दुआ करें। हाँ, अल्लाह आपको इंशाल्लाह आसानी दे और तरक्की दे, और अल्लाह करे कि आप जो है अपने करियर में एस्टेब्लिश हो जाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपके जोड़ के मुताबिक शादी की असबाब दे और हालात पैदा करे सबके लिए, जिसमें मुनासिब खुशी हो आपके पेरेंट्स के लिए और सबके लिए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आमीन। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये किसे ना डाला करें, लेकिन एनीवे अल्लाह आप सबको आसानियाँ दे और सुकून दे, खुशियाँ दे। तो अ, ह हम बात कर रहे थे ये कम्युनिकेशन की बेसिकली। तो ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितना आप कम्युनिकेट करते हैं उतना आपको डिटेल्स में आपको आइडिया हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि यार फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर बेसिकली, ये क्लाइंट बेसिकली मुझसे क्या बनवाना चाह रहा है। तो ऐसे-ऐसे डिटेल्स क्लियर होती हैं। जितनी डिटेल्स क्लियर होंगी उतना आप अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से एलिसिटेट नहीं कर पाए, या आपको डिटेल्स नहीं गैदर कर पाए, तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया हो सकता है वो गलत हो। जैसे अंडर एस्टिमेटेड हो, आप कहें कि यार ये चीज़ जो ये कह रहा है तो ये तो बड़ी आसान है। असल में उसने कोई और भी टेक्निकल आपसे काम करवाने हो, कोई और भी डिफिकल्ट रिपोर्ट्स जनरेट करवानी हो, तो वो आपसे कहे कि यार ये चीज़ें भी करके देनी है तुमने मुझे। तो जब आप वो करके देंगे और अपने प्लान में ना शामिल किया, हो सकता है आपके बजट पे या आपके एज़ अ होल शेड्यूल पे 3-4 महीनों का 2-3 लाख रुपए का है, और जैसे भी है असर पड़ जाए। तो हो सकता है एज़ अ होल ये आपके लिए सूटेबल ना हो। तो अमूमन ये तमाम तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, ये तमाम अमूमन हम प्रोजेक्ट के चार्टर में लिखते हैं। प्रोजेक्ट के चार्टर जो है बेसिकली टेक्निकल डिटेल्स इसमें नहीं होती, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या होगा। जो वो जो हमने थोड़ी देर पहले स्कोप ऑफ वर्क वाली डॉक्यूमेंट डिस्कस की थी, वो काफ़ी डिटेल में होती है। ये जो चार्टर होता है ये निस्बतन कम उसमें होता है। इसके बाद स्टेक होल्डर से जो आपकी कम्युनिकेशन हुई होती है, इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कल को वो मुकर जाए कि यार मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे 5 रिपोर्ट चाहिए और हर महीने के फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग रिपोर्ट भी चाहिए, और बेसिकली उसने जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसमें यही लिखा हो कि हर 30 डेज़ बाद 1 रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, अमूमन ये चीज़ भी रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन का प्रोसेस भी आप लोग जानते होंगे। अमूमन इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, आप डायरेक्टली उनसे ज़ुबानी बात करते हैं या उनसे फॉर्म्स फिल करवाते हैं। उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो फॉर्म्स होते हैं वो एक ख़ास क्वेश्चनेयर की टाइप के होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जैसे येस और नो, या कलर्स को चूज़ करना होता है, या बाज़ औक़ात ये होता है आप ओपन फ़ील्ड उसको देते हैं कि तुम लिखो। इन तमाम चीज़ों का मेन मकसद ये होता है कि आप रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से गैदर कर सकें। इसके मुख्तलिफ तरह के रूल्स हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं। जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहेंगे। एक सिंपल गेम बना रहे हैं, तो शायद आप उतनी डिटेल में नहीं जाएँगे जितना एक बैंक के लिए जाएँगे। और इसके बाद आप मुख्तलिफ तरह के फ़ोकस ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि यार ये जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो इसमें जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं वो अलग होते हैं, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो अलग होते हैं। ये ट्रांज़ैक्शंस को मैनेज करने वाले जो होते हैं। क्योंकि बैंक में भी ऐसे ही होता है, कभी आप बैंक में चेक लेके जाएँ, तो पहले आप कैशियर के पास जाते हैं, कैशियर उस पे 1-2 साइन करता है, फिर उसको आपको कहता है इस बंदे से वेरीफ़ाई करके लाओ। वो वेरिफ़िकेशन बेसिकली आपके सिग्नेचर की वेरिफ़िकेशन होती है, तो एक और स्टेक होल्डर आ गया। तो ये जब आप इसका बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो बेसिकली इसमें इसी तरह ये तमाम इनको फ़ोकस ग्रुप्स कहा जाता है। ये लोग भी अपनी इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अमूमन ये जो एज़ अ होल प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन का, ये ज़्यादातर कन्वर्सेशनल होता है। ये नहीं कि इसमें हर क्वेश्चन का कोई आंसर देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो बस बोलता रहेगा और आप उसको लिखते रहेंगे। ऐसा होता है कि कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है। मतलब मेनली मकसद ये होता है कि आप जो भी वो स्टेटमेंट देता है आप उसको वेरीफाई करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कहे कि यार मैं चाहता हूँ कि इसका बटन ग्रीन होना चाहिए, तो आप कहते हैं कौन सा ग्रीन, ग्रीन की तो 15 शेड्स हैं। वो कहता है कि यार इमेज अपलोड होना चाहिए, तो आप आगे से कहते हैं इमेज का क्या साइज होना चाहिए, क्या डीएसएलआर वाला इमेज चाहते हो या वेबकैम वाला इमेज चाहते हो या मोबाइल फोन वाला, मतलब कितने मेगापिक्सल वाला इमेज चाहते हो। तो इस तरह ये कन्वर्सेशन चलती रहती है, आहिस्ता 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 आप उसको
क्लेरिफाई करते रहते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो आप कह सकते हैं एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो जाती है। तो आपके पास जो आखिर में सर इस तरह से तो हमारा काम बढ़ेगा नहीं कि हम उससे एक-एक चीज़ पूछते रहे, वो एक-एक चीज़ और ज़्यादा ऐड करता जाएगा। उसमें सिंपल फाइल अपलोड करने का कहा है, अगर हम उससे और स्पेसिफिकेशन लेते हैं तो इस तरह से नहीं काम ये बढ़ नहीं गया। नहीं ये लेकिन ये आपका काम नहीं है। आप अभी हम इस कोर्स में जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है हम तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो इस टॉपिक में स्कोप में रिक्वायरमेंट्स की बात चल रही है तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम होगा। तो आप एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर आप ये सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि जो बंदा रिक्वायरमेंट्स गैदर करने गया था क्या वो एक्सपीरियंस्ड है या वो क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, उसने ये डिटेल्स गैदर की हैं या नहीं। उसकी तो अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की अपनी टीम्स होती हैं, उनको ये पूरा पूरा प्रोसेस पता होता है। मतलब सारे काम आपने थोड़ी करने होंगे। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है, सिर्फ़ आप ये कर रहे होंगे। आप सिर्फ़ उस बंदे को बिठाएँगे, "भई तुमने कितने क्वेश्चन पूछे?" वो कहेगा 50 क्वेश्चन पूछे। आप एक नज़र कहेंगे, "मुझे दिखा दो क्या-क्या पूछा?" वो कहेगा, "ठीक है, बस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिखा दो इसके रिस्पॉन्सेज़।" वो आपकी एसआरएस डॉक्यूमेंट को देख लेंगे। तो एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप हर एक चीज़ को नहीं कर सकते। ये जो हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनका देखना एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको देखना ज़रूरी होता है। जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके एचओडी साहब हैं बासित शहजाद साहब। अब ऐसा नहीं है कि वो हर क्लास में जो क्विज़ हो रहा है उसको भी चेक करते हैं। वो सिर्फ़ उस टीचर से एक बार पूछ लेते हैं, "भई तुमने क्विज़ेज़ ले लिए?" वो कहता है, "हाँ, ले लिए।" जो कोर्स में अप्रूव्ड कोर्स है, उसके मुताबिक ही लिए हैं? वो कहता है, "हाँ सर, हमारे पास 15 टॉपिक थे और 15 टॉपिक को मैंने 3 क्विज़ेज़ में डिवाइड करके हर क्विज़ में 5-5 टॉपिक की।" तो बासित शहजाद साहब उसको कहते हैं, "बस ठीक है, डन हो गया। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ।" और रिपोर्ट लिख देते हैं कि यार ये कोर्स ठीक तरह से कंडक्ट हो गया। ठीक हो गया? मतलब कहने का मकसद है कि एज़ अ मतलब इन अ सेंस आप जब अपर लेवल पे होते हैं तो आप चीज़ों को इस प्रोसेस का जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता होगा तभी आप उससे क्वेश्चन कर सकेंगे। भाई तुमने काम ठीक तरह से किया या नहीं किया ना? जब आपको खुद ही ना पता हो कि काम कैसे होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कैसे होती है, तो आप कैसे क्वेश्चन उससे कर सकते हैं? तो इसकी बेसिक्स पता होना चाहिए कि यार ये क्या चीज़ें होती हैं। और जो डिटेल्स हैं वो जानना इसलिए ज़रूरी है एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर के लिए कि उसने इनको ट्रांसफ़ॉर्म करना होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ताकि वो पता नहीं आप लोगों को आप लोगों ने वो पढ़ा है या नहीं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का एक कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें ये जो क्लास डायग्राम होती है और ये जो यूज़ केस डायग्राम्स होती हैं इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ाई जाती है। उसमें वो कार्डिनैलिटीज़ लगाना, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स लगाना, वेरिएबल्स को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड बनाना, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये सब पढ़ा है। एग्ज़ैक्टली वो उस उसमें ये होता है कि आप जो यहाँ से ये जो स्पेसिफ़िकेशन लेके जाते हैं, तो आप अपने डेवलपर को बताते हैं कि यार वो बंदा कह रहा था 3 एमबी से बड़ी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोफ़ाइल पिक्चर का पिक्चर से 1 टू 1 रिलेशनशिप है और वेरिएबल साइज़ में तुम 3 एमबी लिख दो। तो ये उस क्लास में हार्ड कोडेड लिखा होता है कि 3 एमबी से बड़ी इमेज हम सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक हो गया? अच्छा इसके बाद अमूमन रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हुए बाज़ सिनेरियोज़ ऐसे भी होते हैं जो आपका क्लाइंट होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो पहली बार सॉफ्टवेयर बनवा रहा होता है। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है उसकी माइंड में हो ही ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें आपकी गली में एक शॉप है जो समोसे बेचता है और वो देखता है यार पिज़्ज़ा वालों ने भी ऑनलाइन ऐप्स खोली हुई हैं, बर्गर वालों ने भी खोली हैं, तो मैं भी समोसों की के लिए भी एक ऑनलाइन स्टोर बनाता हूँ, जहाँ पे लोग समोसा ऑर्डर कर सकें। कोई कहे कि मुझे कीमे वाला चाहिए, कोई आलू वाला, मतलब उसको एक डिफरेंट एक एक अपना बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं ऐप चाहिए या वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसको फूड पांडा पे कनेक्ट करना चाहता है, ऐसा कुछ करना चाहता है। अब लेकिन वो इतना पढ़ा-लिखा नहीं है, उस सॉफ्टवेयर को तो बिल्कुल नहीं जानता, हो सकता है उसके पास मोबाइल ही ना हो, टच मोबाइल ही ना हो ना। वो जब आप उसके पास जाएँगे तो बेसिकली आप खुद से क्रिएटिविटी क्रिएट करेंगे। आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि भई तुम ऐसा समझो कि तुम्हारी दुकान पे कोई आया है, तो तुम उसको क्या-क्या दिखाओगे? मेन्यू दिखाओगे, मेन्यू में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? क्या इंग्रीडिएंट्स दिखाना चाहोगे? क्या तुम जो है उसको प्राइस दिखाना चाहोगे? कितनी देर में मिलता है? डिलीवरी के क्या चार्जेज़ हैं? इस तरह से आप उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मतलब उसके लेवल पे जाके उससे बात करते हैं। आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन को छोड़ देते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं। तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि अमूमन ये होता है कि आप किसी और ग्रुप की टेक्नीक्स को माइंड में रखते हुए और डिस्कशन करें। मतलब आप उसकी
जिस तरह वो अपने बिजनेस में बात करता है, आप उस तरह से बात करेंगे। इसी तरह मेडिकल की एग्जांपल ले लें या बैंकिंग की, तो आप अपनी ये क्लास डायग्राम और इन सबको ये कोडिंग को छोड़ के आप उसके लेवल पे बातें करना शुरू कर देंगे। अमूमन इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ तरह की डिस्कशंस में आप एज अ होल डोमेन, इसको डोमेन नॉलेज भी कहते हैं, आपकी डोमेन नॉलेज ज़्यादा होना शुरू होती है। तो जो कंपनियां अच्छी समझी जाती हैं अमूमन उनके पास डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको डोमेन एक्सपर्ट्स कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस्लामाबाद में एमटीबीसी है या एलएमकेआर है, तो इनके पास 5-6 डोमेन्स के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर कोई जाए तो वो बैंकिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम भेजते हैं, तो उस टीम को पता होता है बैंकिंग वाले लोगों से कैसे बात करना है। कोई ऐप बनाना चाहे गाड़ियों के लिए, तो उनके पास ऑटोमोबाइल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टीम अलग बैठी हुई पड़ी हुई होती है। वो उसको कहते हैं आप लोग सामने आ जाएं, आप लोग करें। वजह ये होती है कि इन लोगों ने ऑटोमोबाइल वालों से इतनी देर बातें की होती हैं, इतनी बार बातें की होती हैं कि उनको समझ आ गई होती है कि यार इनके सॉफ्टवेयर, इनकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है व्हीकल्स में। अच्छा, इसके बाद ये मुख्तलिफ तरह के और क्राइटेरिया हैं, ये प्रोबेबली मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कोर्स में। इनका मेन मकसद ये है कि आप नए नए तरह से उस बंदे से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, अब मजे का काम तब होता है, सिचुएशन तब होती है जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस या एक से ज्यादा चॉइसेस जो है फाइनलाइज होना शुरू होती हैं, तो आपको उसको छांटी करना होता है कि यार किसको मैं चूज करूं। जैसे पॉसिबल कलर्स की चॉइस आ गई, एल्गोरिथम्स की चॉइस आ गई, टूल्स की चॉइस आ गई या सर्वर्स की चॉइस आ गई, तो आप एक तरह से उनमें चूज करना होता है कि यार इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मैंने अपनाना है। जैसे आपका क्लाइंट कह रहा है यार मुझे जावा में डिप्लॉय करवाना है, लेकिन आप देखते हैं कि आप कंपनी जो है जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट है, और इंडस्ट्री में आजकल जो है आप कहें कि यार उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्या कहते हैं एएसपी की फॉर एग्जांपल समझिए डिमांड ज़्यादा है, तो आपके पास 3 टेक्नोलॉजीज आ गई कि जावा, जावास्क्रिप्ट और एएसपी। तो अमूमन इस तरह के सिनेरियो में जो टेक्निक यूज़ होती है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप देखते हैं मेजॉरिटी क्या कह रही है, बाज़ सिनेरियो में देखते हैं कि यार फ्यूचर किस चीज़ का है, बाज़ सिनेरियोज़ में आप ये देखते हैं कि आपकी अपनी एज़ अ होल कैपेबिलिटी किसमें अच्छी होगी, तो आप किसमें बेहतर आपकी कंपनी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस कंपनी के उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद, उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद ज़रूरी है कि वो कंपनी कहे कि यार हाँ यार मैंने कुछ सीख लिया, मेरा नाम हो गया। तो एमटीबीसी हो गया या एलएमकेआर हो गया या कोई और है, कोई और सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हाउस है, तो वो कहेगा यार मैं सामने आ रहा हूँ और लोगों को पता चल रहा है कि इस एक प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो अमूमन उनका मेन गोल ये होता है कि हम कोई ऐसा डिसीजन करें जिसमें कंपनी की बेहतरी हो। प्रोडक्ट तो बन ही जाती है किसी न किसी तरह से, लेकिन कंपनी की प्रोफाइल बिल्ड हो। अच्छा, इसी तरह ये और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम जो है अपने एज़ अ होल आप कह सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स की कलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप आस-पास के एनवायरनमेंट में देखें कि यार लोग किस तरह के काम करते हैं। फिर आपने अगर अपनी कंपनी में या किसी और ने प्रोटोटाइप्स बनाई हो, आप देखें कौन सी प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हैं, कौन सी फेल हुई हैं। ये जो बड़ी कंपनी है ये अमूमन छोटे-छोटे वेंचर्स ऐसे ही करती रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और वो करते हैं उसको क्या कहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार हम इसको हिट बना सकते हैं या नहीं। जैसे अब फेसबुक अच्छी खासी बड़ी एक चीज़ बन गई है, सोशल नेटवर्क बन गया है, तो छोटी-छोटी और कंपनियों ने भी ट्राई किया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो उसने अपना कज़ाला के नाम से सोशल नेटवर्क बनाया हुआ है लेकिन इतना हिट नहीं है। इस तरह गूगल ने अपना बनाया था, गूगल प्लस नाम था उसका, पता नहीं आप लोगों ने यूज़ किया था या नहीं। इसके अलावा और भी इस तरह के ऑर्कुट था, गूगल ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया था ऑर्कुट के नाम से, लेकिन ये नहीं चले। तो ये एक तरह से इनको प्रोटोटाइप्स कहा जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि अर्ली फीडबैक से आपको आइडिया हो जाता है कि यार हमारी कंपनी ये काम कर भी सकती है या नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को आइडिया हो गया कि यार वो सोशल नेटवर्किंग में इतने हिट नहीं है, तो वो बस एक स्टेप पीछे हो गए। फेसबुक को ही करने दिया, तो फेसबुक सबसे डोमिनेंट है। ये वो ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स थी जिसको मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अमूमन इसमें ये होता है कि आप इसको एक तरफ आप लिख लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं, सामने उसको मॉड्यूल्स लिख लेते हैं, वो आप बाद में इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, एक मिनट देखते हैं कितने स्लाइड्स हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं? बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं यार। क्या करें, ब्रेक लें या अगले वीक में कंटिन्यू करें? नेक्स्ट
वीक में सर। सर एक साथ ही बता सर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक ही वीक दफा सर। कवर कर देंगे। कोई एक बात करे ना। सर मैं कह रहा हूँ एक साथ ही पढ़ा दें, एक ही दफा फ्री हो जाएंगे। अब ब्रेक लेंगे वापस आएंगे, इससे फिर रिदम टूट जाता है। चले सही, मैं पूछ करता नहीं हूँ असल सर, ये में। ऑप्शन भी दे रहे हैं ना कि नेक्स्ट वीक कर लेंगे। और फिर हमारा असल में मिड टर्म आ रहा है तो फिर वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता। कहते हैं तो मैं क्विकली कुछ चीज़ों को गो थ्रू कर देता हूँ। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला अच्छा खासा काम जो है ये तो आप जानते हैं, और बहुत सी और चीज़ें भी जानते होंगे। अच्छा जी। एनीवे ये एक बार आपको जब रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं तो उसके बाद आप इन रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए और अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए जो आपकी नॉलेज होती है उसके बाद आप स्कोप डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। स्कोप डिज़ाइन का जो प्रोसेस होता है बेसिकली इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप सामने रखते हैं और इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो क्लाइंट कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा होता है कि यार ये एक रिक्वायरमेंट है, इसको ज़रूर रखना। वो ऑटोमैटिकली इंक्लूडेड होती है। आप उसको किसी और कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं और कहते हैं कि यार इसकी अलग रिक्वायरमेंट ना बनाओ, क्योंकि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, तो फिर एक तरह से आपके लिए एक नंबर अचीव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक ही काम हो रहा हो जिसको आपने 19 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, तो आप कहेंगे यार मैंने 19 टास्क करने हैं। उसके जवाब में अगर कोई कहे यार इन सबको मर्ज कर दो, इनमें जो सिमिलर हैं और इनको 7-8 बना दो, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं मैंने 8 टास्क करने हैं, और 8 टास्क अचीवेबल नंबर लगता है ना। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन मोर और लेस क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें जो देखा जाता है किनको इंक्लूड किया जाए, उसमें सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट होता है, आप देखते हैं कि यार कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको इंक्लूड करना बहुत क्रिटिकल है, जिनके बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लाइंट कहे यार मैं जब भी एक ट्रांज़ैक्शन करूँ क्लैपिंग की आवाज़ आ जाए, तो आप कहेंगे यार ये किस तरह की रिक्वायरमेंट है, इसको रहने दो। तो उसको आप राज़ी कर लेते हैं, इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो आप कहेंगे एक सिंपल बीप होगी या एक सिंपल ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी कोई फॉर एग्जांपल इंटरफेस पे, या टिक मार्क हो जाएगा, तो आप मतलब एक तरह से उसको किसी और तरह से कोप कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इटरेटिव होते हैं, बार-बार मतलब हो रहे होते हैं। तो आप कहते हैं यार इनको बार-बार क्यों मेंशन करवा रहे हो? ये इनको एक ही बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट जनरेट करना, तो आप कहते हैं, वो बंदा आपसे कहता है यार 7 दिन की अलग आनी चाहिए, 30 दिन की अलग आनी चाहिए, 1 दिन की अलग आनी चाहिए। तो कंप्यूटर्स की ज़ुबान में आप देखें तो स्टेटमेंट होती है, चाहे उसमें 1 डे हो या 7 डे हो, तो वो तो एक वो सेलेक्ट स्टेरिक की क्यूरी होती है। डेट रेंज आप बता दें, मतलब आप कह देते हैं डेट हो गई फ्रॉम दिस टू दिस, और मुझे इसकी बस जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हुई है। हो सकता है 30 दिन में कोई ट्रांज़ैक्शन ना हुई हो, और हो सकता है 7 दिन में 50 ट्रांज़ैक्शंस हो गई हैं। तो एक ही काम है, लेकिन उसने 15-20 रिक्वायरमेंट्स उससे बना दी है, तो आप कहते हैं इन सबको मर्ज करो, इनको एक बना दो। तो ऐसे-ऐसे आपका स्कोप थोड़ा-सा क्लियर होना शुरू हो जाता है। आपके स्कोप की जो आप कह सकते हैं इन अ सेंस वो जो स्कोप की स्टेटमेंट है, वो कंक्रीट होना शुरू हो जाती है। तो आप ऐसा-ऐसा उसको एलैबोरेट करके और प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी स्कोप स्टेटमेंट को। तो जो इन सारी कहानी के बाद जो आपके पास आउटपुट सामने आती है, वो होती है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। जो मेनली आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट की डिलिवरेबल्स को डिफाइन करती है, और साथ में बताती है कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और साथ में आप क्या चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, क्या चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के वक़्त क्लाइंट ने बताओ कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है एटीएम मशीन पे चलेगा। तो यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट हो गई कि एटीएम मशीन का होना ज़रूरी है, एटीएम मशीन का इंटरनेट से कनेक्टेड और साथ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कनेक्टेड ज़रूरी है। ये एक तरह से कंस्ट्रेंट्स हो गए। आप कहेंगे इसके बगैर हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। और इसी तरह की मुख्तलिफ जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं असम्पशन्स, जैसे वो कहेगा कि यार एटीएम मशीन का बिल्कुल प्रोसेस काम करने के लिए ज़रूरी है कि कार्ड रीडर काम कर रहा हो, उसमें वो नंबर्स एंटर करने वाला पैड होना चाहिए, और साथ में आउटपुट जनरेट करने के लिए एक पेपर रोल होना चाहिए और प्रिंटर छोटा-सा होना चाहिए। तो एक तरह से आपकी ये असम्पशन्स होंगी कि यार सब चीज़ें काम करेंगी, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और कुछ चीज़ों के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम एज़ अ होल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट कहते हैं। अभी ये जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है, ये जब पहली बार तैयार हो जाती है, तो इस पे कुछ लोग अपनी आउटपुट देते हैं। जैसे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये बात तो मैंने ऐसे कही थी और तुमने ऐसे कर दी, वो चेंजेस कर सकते हैं।
इसके बाद कोई और फॉर एग्जाम्पल आपके जो यूजर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो इनपुट दे सकती है कि यार तुम तो कह रहे हो 3 महीने में हो जाएगा, तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, लेकिन हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हमें पता ही है 3 महीने में नहीं होता, इसमें बड़ी देर लगानी है, तो इसको काइंडली जरा इम्प्रूव करो, ये ठीक करो, इसको हम 3 महीनों के बजाय बजाय जो है 12 महीनों में करेंगे, ये तो हमसे नहीं होने वाला। इस तरह ये लोग अपनी कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। ठीक हो गया? एक मिनट। अच्छा जी। इसके बाद अमूमन जो नेक्स्ट जो चीज़ होती है इसको अमूमन कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट। मेनली जो भी ये जो आपने अपना पूरा प्लान बना लिया, इसमें मुख्तलिफ आप कह सकते हैं माइलस्टोन्स या डिलिवरेबल्स आपने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट काम होता है इसको स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना और दूसरा लोगों को असाइन करना कि ये काम किस-किस ने करना है। तो इसको अमूमन मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट कहते हैं। अमूमन ये जो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट का स्कोप डॉक्यूमेंट सबमिट किया, इसके आखिर में शायद ये होगा कि किसके ज़िम्मे में क्या काम है। ऐसा पार्ट लिखते होते हैं आप लोग अपने स्कोप डॉक्यूमेंट में? सर लिखा था लेकिन वो बाद में हटा दिया कि मैम कह रही थी कि ये छोड़ दो। अच्छा, अच्छा। ये अमूमन नोटिस बहुत लिखते हैं। हाँ, ये वर्क मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ये 2 चीज़ें डिटरमिन करती है, एक ये कि टाइम कि कौन-सा काम किस वक़्त कंप्लीट होगा, दूसरा किसके ज़िम्मे होगा। जैसे आप लोगों की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप लोग 3 या 4 स्टूडेंट्स की टीम बनाई है आपने, तो आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट को 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया और तकरीबन हर एक ने 2-2 मॉड्यूल ले लिए। तो कल को अगर फॉर एग्जांपल इन अल्लाह ना करे लेकिन जो आपके जो फाइनल डेमो होता है 8वें सेमेस्टर में, उस वक़्त 2 मॉड्यूल काम नहीं कर रहे होते। तो बजाय इसके कि आप सबको फ़ेल कर दिया जाए, हम आपकी स्कोप डॉक्यूमेंट को देखते हैं, मतलब एटलीस्ट हम लोग नस्ट में या कॉमसेट्स में तो ये अप्रोच यूज़ करते हैं कि यार तुमने स्कोप में कहा था कि फॉर एग्जांपल ये जो चैट का मॉड्यूल है ये अहमद नाम का लड़का बनाएगा। तो अहमद भाई तुमने नहीं बनाया, तो मसला तुम्हारे लिए, बाकी टीम ने तो अपने काम कर लिए हैं। तो ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है या स्टेटमेंट होती है, ये मेनली इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए होता है। इससे 2-3 टास्क अचीव होते हैं एज़ अ होल किसी भी प्रोजेक्ट में। एक तो ये होता है कि आपको अपने एम्प्लॉइज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है कि किसके ज़िम्मे काम लगाया जाए तो टाइम पे कर लेता है। दूसरा आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये जो काम को हमने वर्क को ब्रेक डाउन किया है, ये क्या ठीक भी था या नहीं? इसका जो विज़न था ये हमारा क्लियर था भी या नहीं? इसको अमूमन ये 2-3 चीज़ें इससे अचीव हो जाती हैं। दूसरा जब हर एक के ज़िम्मे कोई ना कोई वो होता है, टास्क होते हैं तो उससे अमूमन वो कोशिश करते हुए थोड़ा इन अ सेंस वो अपने आप को पेस को तेज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये चीज़ अचीव कर लें वो। अच्छा वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट में अमूमन प्रोजेक्ट प्लान जो है एज़ अ इनपुट काम करता है और साथ में जो है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है उसको भी माइंड में रखा जाता है और आपको एज़ अ होल उस वर्क को छोटे-छोटे कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। मेनली काम इसमें ये होता है कि आप कोशिश ये करें कि जिस बंदे के ज़िम्मे काम लगाया जाए, वो काम कर सके और दूसरा जितना टाइम आप उसको असाइन करें, वो आपको क्लियर हो कि यार इतने टाइम में हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें यार जैसे कहें कि यार जो एसआरएस डॉक्यूमेंट जनरेट करनी है वो 3 हफ्ते का काम है। तो वाक़ई 3 हफ्ते का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जो है कोई 10 हफ्ते का काम उसको उससे 3 हफ्ते में करवा रहे हैं। फिर एक बंदा बोलने में इन अ सेंस इतना अच्छा ना हो, सोशली स्किल्ड ना हो और आप उसको कहें जाओ तुम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे। वो कहे यार मुझे तो अगले से बात करने में शर्म आती है या मैं तो बातें ही नहीं करता। तो इन एसेंस आपने गलत बंदे को गलत शेड्यूल के साथ गलत टास्क पे भेज दिया है। उसकी वजह आप एक अच्छे सोशल वेल लर्न्ड बंदे या जो बातें अच्छी कर सकते हैं उसको भेजें। उसको कहें यार ये महीने में करके मुझे दो। वो जाए हो सकता है 2 हफ्ते में करके आ जाए। तो इसमें 2 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है कि एक तो वर्क पैकेज में ड्यूरेशन क्या है और उनके जिन बंदों के ज़िम्मे आपने लगाया उनके स्किल लेवल या उसकी अप्रोच क्या है। ये दोनों ठीक हो तो अमूमन ये एक अच्छी आप कह सकते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट क्रिएट हो जाती है।
ठीक हो गया। ये वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट अमूमन इस तरह की होती है कि प्रोजेक्ट को आप डिवाइड कर लेते हैं टुकड़ों में, उन टुकड़ों में छोटे-छोटे टुकड़ों को और सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक टास्क के सामने लिख लेते हैं, प्लानिंग किसने करनी है, मीटिंग किसने करनी है, सॉफ्टवेयर की कोडिंग किसने करनी है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन किसने करनी है, हर एक चीज़ में आप लिख लेते हैं ना। तो उससे ये होता है कि हर एक के ज़िम्मे काम बन जाता है। बाद सिनेरियोज़ में ऐसा भी होता है कि आप जो है ये जो क्या कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के जो डिलिवरेबल्स होते हैं इनको आप जो है वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि यार एसआरएस डॉक्यूमेंट बनानी है अहमद बनाएगा, एसडीएस डॉक्यूमेंट बनानी है अली बनाएगा, जो जो मतलब आप कहें हार्डवेयर का जो वो जो सेटअप है वो करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो अलीना नाम की लड़की करेगी। इस तरह आप कहते हैं कि इसकी जो कोडिंग है वो चौथा कोई और लड़का करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि इसको छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, आप उसको माइलस्टोन्स या डिलिवरेबल्स की के लिहाज से भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी सिनेरियो होता है कि आप जो है चीज़ों को पार्शियली डिवाइड करते हैं। पार्शियली डिवाइड करने से मुराद ये है कि एक की बजाय ज़्यादा लोगों को असाइन करते हैं वो टास्क। उनमें ये होता है कि एक टास्क को करते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को देर लग रही है, हो सकता है वही काम वो दूसरा बंदा जल्दी कर ले। तो जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहें कि यार एटीएम मशीन का एक प्रोजेक्ट है और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहें कि ये जो कम्युनिकेशन का मॉड्यूल 3.4 में बाय करना है, ये आपने 3.4 जो है 2 बंदों के ज़िम्मे लगा दिए कि तुम भी रेट लेके आओ कराची से, तुम लाहौर से रेट लेके आओ। जिसका रेट अच्छा हुआ और जो जल्दी लाया, हम वो खरीद लेंगे ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ठीक हो गया, ये सी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स में। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम के लिहाज से डिवाइडेड होते हैं, उसमें डिलिवरेबल्स माइलस्टोन्स जो हैं इटरेटिव प्रोसेस होता है, आहिस्ता-आहिस्ता करके आप डिलीवर करते हैं। बजाय इसके कि पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करें, आप छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके दे रहे होते हैं। इसकी आउटपुट अमूमन जो है वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट होती है, ये इसी स्कोप को एनहांस करती है और उसके साथ-साथ लिखा होता है कि किसके ज़िम्मे क्या काम होता है। अमूमन नेक्स्ट आ जाता है स्कोप को वैलिडेट करना। वो ये जो स्कोप स्टेटमेंट थी, वर्क ब्रेकडाउन स्टेटमेंट थी और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट थी, इन तीनों को माइंड में रखते हुए आप जो है एज होल फॉर्मल उसकी एक्सेप्टेंस लेते हैं। फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेने से मुराद ये कि आप प्रूफ करते हैं, इस बंदे ने कहा ये चीज़ 3 महीनों में होती है, तो आप प्रूफ ढूंढते हैं कि यार वाकई ये 3 महीनों का काम है, कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा या कम टाइम लग रहा है। एक काम है जिसपे 3 बंदों की या 4 बंदों की आपने ड्यूटी लगाई है, उसपे इतनी रिसोर्सेज़ लगानी चाहिए थी। आप देखते हैं कि यार एज़ अ होल जो है तमाम चीज़ें कितनी देर लगा रही हैं। इसका मेन मकसद क्वालिटी प्रोसेस इम्प्रूव करना होता है। और साथ में अमूमन इसमें कस्टमर से या स्पॉन्सर से रिव्यू लेना ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी ये डेडलाइन या शेड्यूल या प्राइस बता रहा होता है, ये डायरेक्टली आप उसको बताते हैं, भई हमारा इतना खर्चा आ रहा है, तुम्हें मंज़ूर है या नहीं मंज़ूर है? हमने ये प्लान बनाया है कि तुम्हें 14 महीनों में एक सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे और इस पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए खर्च आएगा। वो कहता है नहीं यार ये खर्चा बड़ा ज़्यादा है और देर भी लगा रहे हो, मैं तुमसे बनवाता ही नहीं हूँ। तो अमूमन इस तरह की ये डॉक्यूमेंट होती है, आप उनसे वैलिडेट करवाते हैं। वो जब वैलिडेट करा ले, तो अमूमन उसमें उसके जवाब में आपके पास जो आ जाती है, तो उसका कंसेंसस आ जाता है। तमाम लोग राज़ी होते हैं, हाँ, कि ये टाइम भी हमें मंज़ूर है और ये कॉस्ट भी हमें मंज़ूर है। अच्छा, नेक्स्ट काम आ जाता है एक बार स्कोप जब अप्रूव हो जाता है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो तमाम जिस तरह प्रोसेसेस को मॉनिटर किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, आप इसको भी कंट्रोल या मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं कि चीज़ें टाइम के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक और तरीके के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। थोड़ी बहुत डेविएशन हो, तो आप उसको कहते हैं, "यार, ये जो चेंजेज़ आ रही हैं, क्या वजह है? इसकी क्या ज़रूरत है?" अगर नेसेसरी है, तो आप कहते हैं, "ठीक है, इसको अलाउ करो।" और उसको नए स्कोप को वर्ज़न 1.1 रिलीज़ करके आप कहते हैं कि अब ये वाला टास्क 3 बंदे नहीं कर रहे, अब 4 बंदे कर रहे हैं, इधर 1 बंदे की ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक हो गया? ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अमूमन एक क्वेश्चन होता है कि स्कोप में और रिक्वायरमेंट्स में क्या फ़र्क है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि स्कोप बेसिकली ये बताता है कि इस प्रोजेक्ट के लिहाज से कितने टास्क किए जाएँगे। उसके मुकाबले में रिक्वायरमेंट्स ये बताता है कि यार जो स्टेक होल्डर है या ख़ासकर यूज़र है, उसकी क्या
स्पेसिफिकेशन या क्या फीचर्स हैं जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे सॉफ्टवेयर में बिल्ड होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है दो चीज़ें फिर अभी हमने एक और चीज़ देखी थी। एक होती है बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स और एक होती हैं सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स। बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो उस डोमेन की टर्मिनोलॉजी में लिखी जाती हैं। जैसे कोई बंदा कहे कि यार मुझे विथहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है। मुझे विथहोल्डिंग टैक्स की वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट है। विथहोल्डिंग टैक्स जो है एक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है। सॉफ्टवेयर में इसका कोई किरदार नहीं है। आप जब सॉफ्टवेयर के लिहाज से इसको देखते हैं सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, तो आप कहते हैं अच्छा यार 3.5% के लिहाज से यार ट्रांज़ैक्शन को कैलकुलेट करना है। बस सिंपल सी बात है। और फाइलर फाइलर हो तो 1.5 है, ना हो तो 3.5 है। तो यानी कि जो बिज़नेस डोमेन में जो चीज़ें किसी और नाम से जानी जाती हैं, आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में उसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे नमल में होगा कि यार इस बंदे का चालान पेड हो, इसके चालान स्लिप हमारे पास आ जाए, तो इसके बाद हम जो है इसको स्टूडेंट कार्ड इशू करेंगे। तो आप इसको सॉल्यूशन डोमेन में देखें तो आप ये कहेंगे कि यार जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 22734 एक नंबर है, इसके अगेंस्ट 500 रुपए पे हो गए तो हम इसको कार्ड बना देंगे। तो सॉफ्टवेयर तो इस तरह से देखता है कि यार एक टास्क हो गया तो ठीक है। बिजनेस उसके मुकाबले में कहता है कि यार ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो हम आगे जाने देंगे। जैसे आप कहेंगे बिजनेस में कहेंगे कि यार किसी का नादरा का आईडी कार्ड एग्जिस्ट करे तो आप उसको अकाउंट बनाने की इजाज़त देंगे। तो जो सॉफ्टवेयर के लिहाज से आप सिंपल कहेंगे कि सेलेक्ट स्टैटिक की कमांड में रन करूँ और नादरा के डेटाबेस से एक रो फेच हो जाए, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, आगे हमने काम करना है। तो मतलब थोड़ा-सा ये इन दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, ये हो गया। अमूमन ये कुछ डायग्राम्स हैं और कुछ वो हैं टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वक़्त। जैसे कहाँ गया ये? अमूमन जब आप किसी के पास बैठते हैं और उससे उसका आइडिया लेते हैं तो अमूमन जो आप पेपर पे ये रफ से डायग्राम्स और ये बनाते हैं, इसको माइंड मैप कहते हैं। अपनी माइंड में जो भी होता है आइडिया, आप उसको पेपर पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, आप ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ के ये टुकड़े हैं, उससे ब्रांचेस बना लिए। इस चीज़ से ये बनता है, उसको एक बड़े गोल तरह के सर्कल में रख दिया और उसको डिवाइड कर दिया। लोगों को बनाना है कि यार इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे कितने हैं, आप उसको स्टिक फिगर से बना सकते हैं। गोल्स हो तो आप फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं। मतलब कोई नया आइडिया हो या इस पे सोचना हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसका इसको आइडिया मैप्स कहते हैं। इसके इवन सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करते हैं माइंड मैप के नाम से। अच्छा, अफिनिटी डायग्राम बेसिकली ये कहता है, आप लोगों ने हो सकता है मूवीज में देखे हो कि एक बड़ा बोर्ड होता है, उस पे स्टिकी नोट्स लिखे होते हैं। उसमें ये होता है कि ये मॉड्यूल्स को छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पे अच्छा जी, सॉरी अगेन। ये जो डायग्राम्स होते हैं बेसिकली, सॉरी आप लोगों ने हो सकता है कभी मूवीज में देखा हो, मतलब मुझे नहीं आइडिया, आप लोग कभी सॉफ्टवेयर हाउसेस गए हैं, वहाँ भी यूज होता है। एक बड़ा सारा शीशा लगा होता है, उसके ऊपर स्टिकी नोट्स होते हैं, उसके 3-4 कैटेगरीज बनाई होती हैं। तो अमूमन ये होता है कि प्रोजेक्ट लीड जो होता है उस दिन के जितने टास्क होते हैं उसको स्टिकी नोट्स पे बना लिख के और चिपका देता है। तो डेवलपर जाते हैं और वहाँ से उस स्टिकी नोट्स को पढ़ते हैं और कहते हैं कौन-कौन सा टास्क मैं कर सकता हूँ। जो टास्क वो कर सकते हैं उस स्टिकी नोट को उठा के ले आते हैं, उस टास्क को करके और जहाँ पे टू डू या डन टास्क होते हैं वहाँ पे चिपका देते हैं। यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। तो पहला इसका ये होता है, ये कैप्चर इसको कहते हैं, यानी कि वो लिख देता है कि ये काम हमने करना है। उसके बाद इसकी थोड़ी ग्रुपिंग हो जाती है। एक बंदा कहता है मैं ये 5 टास्क कर लूँगा, दूसरा कहता है मैं ये 2 कर लूँगा, तीसरा कहता है मैं ये 6 कर लूँगा। ये जब हो जाता है, इसके ऊपर अपने नाम लिख लेते हैं कि ये मैंने करना है, ये अहमद ने करना है, ये अली ने करना है, और वो टू डू उस दिन उनके ज़िम्मे इस तरह से लग जाता है। इसको एफिनिटी डायग्राम्स कहते हैं और अमूमन इसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी यूज़ होती हैं।
अच्छा, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिहाज से एलैबोरेशन एक में अमूमन ये होता है एक को प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन में ये होता है, हो सकता है वो क्लाइंट जानता हो बातें करना, या वो अपने आप से आइडियाज बनाने, यार तुम ऐसा करना, इधर बटन लगा देना, इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा देना, ये वाला एल्गोरिथम यूज करना। तो इसको अमूमन कहते हैं कि यार वो बंदा एज अ होल अच्छी तरह से एलोबरेट कर सकता है। उसके मुकाबले में रोलिंग वेव जो होता है, रोलिंग वेव में अमूमन ये होता है कि वो कहता है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं कल तुम्हें और भी बताऊंगा, मुझे फाइनल गोल पता है, ये बीच की जो कहानी है मैं ऐसे ऐसा खुद भी समझ रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा बताऊंगा। मतलब आपको गोल का पता होता है, बीच की कहानी नहीं पता होता। आपको ये पता होता है यार मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि टैक्स कैलकुलेशन कर सके, अंदर की कहानी आपको नहीं पता होती। ये तमाम बाकी चीजें जो है यूजर स्टोरी से रिलेटेड है। और आई होप कि आज के लेक्चर में ऐसे ये मैंने अपलोड वैसे कर दिए हैं, वो जो वो है क्लासरूम है, ठीक है। कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर। चलें ठीक है। ये अभी देखें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, ये अच्छी बात है। जो बाकी रह गए हैं वो काइंडली वो भी ज्वाइन कर दें, और अगर हो सके तो अपना नाम कंप्लीट लिखें, या एटलीस्ट जो है वो कर दें। मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ है, इन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया। 1 2 3 4 5 लोग हैं टोटल इस क्लास में। 32 लोग हैं आप लोग। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और दो लेक्चर्स हमने और लेने हैं मिड टर्म से पहले पहले, ठीक है। कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ये चीज़ें तमाम मैंने अपलोड की हुई हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ सही हो तो मुझे बताते रहें। कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछा करें। ठीक हो गया। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आई होप कि आप लोग मतलब सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और कोई भी इशू हो तो काइंडली मुझसे ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया दानिश रियाज, आपने मैसेज किया, प्राइवेट मैसेज किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।